राम राम सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम डेली शाम को 5 बजे पंचायती राज व्यवस्था पर प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आज उसी कड़ी में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 28वां होने वाला है। तो आप सभी की ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम 20 क्वेश्चनों को रटते हैं। जैसे हम जब भी हमारा एग्जाम हो दिसंबर लास्ट है जनवरी में, तब हम उस एग्जाम को अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। मन हो तो करें, नहीं मन हो तो मत करें। लेकिन पुराने वीडियोज आपको देखने होंगे ग्राम पंचायत अधिकारी के, तो आप आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारे सामने है, संविधान के 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए कुल कितने विषय आरक्षित हैं। तो आपने शेड्यूल 11 संविधान का देखा होगा, तो उसमें जो विषय बताए गए हैं वो कुल कितने विषय हैं। आप अनुच्छेद 243 6 या इंग्लिश में उसे हम कहेंगे 243 जी देखा होगा, तो उसमें कुल 29 विषयों का जिक्र किया गया है। 29 विषयों पर ग्राम पंचायत कार्य करती है। अगर आपने 243 जी पढ़ा हो या शेड्यूल 11 को देखा हो तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 29। कुल ग्राम पंचायत की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का जिक्र किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायतों से संबंधित है। मतलब ग्राम पंचायतों के जो 29 विषय हैं उसमें शामिल कौन कौन से विषय हैं। 4 ऑप्शन है, उसमें देखते हैं। कृषि विस्तार शामिल है, भूमि सुधार भी शामिल है 29 विषयों में, मत्स्य उद्योग मछली का उद्योग करना भी उसी 29 विषयों में शामिल है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो डी आंसर है, उपयुक्त सभी आंसर जो हैं वह सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इसमें से एक कार्य जो है वो हमारा ग्राम पंचायत का नहीं है, वह कार्य किसी और का भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो पहला जो है सांस्कृतिक क्रियाकलाप गांव में हो सकता है, यह हमारा विषय है। महिला और बाल विकास भी हमारा विषय है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, जो कि राशन की दुकान, कोटे की दुकान होती है, यह भी हमारा विषय है। लेकिन जो अग्निशमन सेवाएं हैं ये हमारा विषय नहीं है। तो यह किसका विषय है ये आप जान लीजिए। ये जो हमने 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, उसी तरह जो 12वीं अनुसूची है नगर पंचायत का, उसमें भी कुछ विषय हैं। तो जो ये अग्निशमन सेवाएं हैं यह 12वीं अनुसूची का विषय है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है। अब इसमें से कुछ 12वीं अनुसूची के होंगे, कुछ कहीं के होंगे, तो उसमें से हमें एक अपना छांटना है जो हमारे ग्राम पंचायत का है, जो 11वीं अनुसूची का विषय है। तो चलिए, गंदी बस्ती सुधार और पुनर्नयन, ठीक है। उसके बाद सड़कें और फूल, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है वो हमारा विषय है, 11वीं अनुसूची का है। बाकी के जो तीनों ऊपर के थे, 3 के 3 जो ऊपर के थे हमारे, ये हमारे जो 12वीं अनुसूची है नगर पंचायत का, नगर पंचायत से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या क्या, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, इसलिए जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तीनों अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। इसलिए सभी जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। किस संविधान संशोधन और कब जो एक संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा हमारे पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में, जो पंचायती चुनाव था उसे एक संवैधानिक दर्जा मिला और संवैधानिक तरीके से चुनाव कराया जाने लग गया। तो संविधान संशोधन था हमारा 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में पारित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। इसीलिए हम 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, कितनी जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है।
हमारे गांव की कितनी जनसंख्या हो कि हमारा एक गांव ग्राम पंचायत बन सकता है। तो मिनिमम जो जनसंख्या हो हमारे गांव की 1000 हो, 1000 जनसंख्या वो हो जो कि वोटर हो। अगर वोटर हमारे जो मतगणना जो मतदाता सूची है उसमें 1000 लोगों का हमारे गांव से नाम आ जाता है, तो हम हक है हमारा कि हम उसे अपना ग्राम पंचायत अलग से बना सकते हैं। जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ ना 1992 में, तो शेड्यूल 11 जोड़ा गया संविधान में और एक पार्ट भी जोड़ा गया। पार्ट कौन सा जोड़ा गया, तो पार्ट 9 जोड़ा गया। और उसी पार्ट 9 में जो हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, आर्टिकल 243 से लेकर 243 और तक भाग 9 में ही, पार्ट 9 में ही है। ठीक है, तो पार्ट 9 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 40। इसका सही जवाब जो होगा वो अनुच्छेद 40 होगा। अगर आपने संविधान कभी पढ़ा होगा 11वीं 12वीं या किसी कंपटीशन की तैयारी में, तो आपने देखा होगा जो डीपीएसपी सेक्शन है हमारा, जो डीपीएसपी है पार्ट 4 में, उसमें बताया गया है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का जिक्र किया गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी जो है स्टेट पॉलिसी है, तो इसीलिए जो हमारा ग्राम पंचायत है ना, वो केंद्र का विषय ना होके जो शेड्यूल 7 है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर है, तो स्टेट लिस्ट का विषय है ग्राम पंचायत। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आपको आगे और भी दिखेंगे कि ग्राम पंचायत यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, कहाँ है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत समिति का गठन किस नियमावली के अनुरूप होता है। अब कौन सी नियमावली है, तो जो नियमावली है हमारे सामने वो है 2002। जो 2002 में नियमावली आई थी, सरकार ने 13 सितंबर 2002 को ग्राम पंचायत संबंधी नियमावली जारी की। इसमें पूर्व इससे संबंधित अधिसूचना वर्ष 1999 में जारी की जा चुकी थी, लेकिन जो नियमावली कब आई वो 2002 में आई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्राम पंचायतों समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए चुनाव हो गया, ग्राम वार्ड सदस्य भी जीत गए चुनाव और ग्राम प्रधान भी जीत गया, जो जो चुनाव हुआ सब वो जीत हार हो गई। अब जो बात हो रही है समितियां बनाई जा रही हैं, तो जो समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है। आपने 6 समितियां पढ़ी थी, उसमें एक किस प्रकार से समितियां बनती थी। एक सदस्य एससी का होता था, एसटी का होता था, ओबीसी का था, एक महिला होती थी, 2 जनरल होते थे, इस प्रकार से बनता था। तो उसमें जो चुनाव होगा वो किस प्रकार से किया जा सकता है, सर्वसम्मति से, सब आपस में बातचीत कर सकते हैं, या मतदान द्वारा कर सकते हैं, कोई गुप्त मतदान करा दे वहीं पर्ची निकाल के, या हाथ उठाकर डायरेक्ट कर सकते हैं। और डी उपयुक्त सभी जो तरीके हैं वो अपनाया जा सकता है ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव कराने के लिए। ठीक है, जो डी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं। तो हमने उस टाइम वीडियो आपने अगर देखा होगा तो हमने 6 समितियों की बात की थी। कितनी समितियों की बात की थी, 6 समितियों की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको 6 की 6 समितियां फिर से बता देता हूँ। तो समितियां थी, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति तथा जल प्रबंधन समिति। तो ये 6 समितियां थी। हमने वीडियो जब बनाई थी उसमें डिटेल में बताया था कितने सदस्य किस समिति में होते हैं और समितियों का कार्य क्या होता है। आप जाकर पुराने वीडियोज में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है हमारे सामने, पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसी वीडियो से आ रहे हैं। उस वीडियो में हमने बताया था शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति, इसमें कौन अध्यक्ष होगा, कौन सभापति होगा, इनका कार्य क्या है, कितने मेंबर होंगे, सारी बातें हमने बताई थी। तो पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है, जो
प्रधान होता है ना, जिसको जनता ने चुना है प्रधान के तौर पर, वही शिक्षा समिति का सभापति होता है। ठीक है, तो शिक्षा समिति का सभापति प्रधान होता है। इस समिति में 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें एक एससी होता है, एक एसटी होता है, एक महिला होती है, एक पिछड़ा वर्ग का होता है। ये तो अनिवार्य है होना। आप इनको 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, लेकिन एक तो अनिवार्य है। और इसमें इस समिति में 7 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, मास्टर होते हैं, इस प्रकार से होते हैं शिक्षा समिति में। ठीक है, ये सब सारी वीडियो आप हमारी पुरानी वीडियोज में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में संयुक्त समिति के गठन का उल्लेख है? जैसे आपने देखा है ना, संविधान में बात करते हैं, एक ज्वाइंट मीटिंग करते हैं, संविधान में आर्टिकल्स आपने देखे होंगे। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में किस धारा, किस सेक्शन, किस अनुच्छेद में बात की गई है कि यहाँ ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है? धारा 25 में, धारा 26 में, धारा 27 या धारा 28 में? तो जो सही जवाब है हमारा वो धारा 30 है। कौन सा है? धारा 30 है। अधिनियम की जो धारा 30 है उसमें संयुक्त समिति का उल्लेख किया गया है। इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें समान अभिरुचि के विषय पर कार्य करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन कर सकती हैं। आपका ग्राम पंचायत, आपके बगल वाला ग्राम पंचायत, अगर कोई मुद्दा ऐसा है तो साथ में ज्वाइंट मीटिंग करके उसका सुलझा सकती हैं, और कुछ सुझाव हो तो वो भी दे सकती हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सदस्य, ग्राम प्रधान, समिति का सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्राम पंचायत हमारी बनती है तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो हमारा ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति एक साथ किन किन पदों का धारण कर सकता है? ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच, एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का सदस्य और न्याय पंचायत का पंच, या इनमें से कोई नहीं। तो एक साथ कोई भी जो राजनीतिक है 2 पद एक साथ नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों जगह चुनाव होते हैं। तो एक जगह चुनाव से अपना त्याग पत्र देना होगा, तो दूसरी जगह चुनाव वो लड़ सकता है और जीत सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने के लिए अनर्ह होगा यदि, अनर्ह मतलब अनएलिजिबल होगा, वह एलिजिबल नहीं होगा, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, तो किसी जिला पंचायत का सदस्य या उपाध्यक्ष है, किसी सहकारी संस्था का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, या उपयुक्त सभी। तो जो उपयुक्त सभी है, कहीं भी अगर कुछ है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता किसी भी प्रकार का पंचायत में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि 2 या 2 से अधिक पदों को धारण करता है तो कितने दिनों के अंदर एक पद के अतिरिक्त शेष पदों से त्यागपत्र देना होगा? जैसे होता है एमपी एमएलए में 6 महीने के अंदर त्यागपत्र देना होता है, वैसे जो हमारा पंचायती विधि अधिनियम है उसमें क्या प्रावधान है त्यागपत्र देने का? तो आपको बताऊं, 60 दिनों के भीतर आपको त्याग पत्र देना होगा, अगर दूसरे जगह आप चुनाव लड़कर जीत जाते हैं तो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 अधिक स्तरों की पंचायत का सदस्य चुना जाता है तो निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख से 60 दिन के भीतर, या परिणाम की घोषणा जब भिन्न भिन्न तारीखों पर की गई है तो अंतिम घोषणा के 60 दिन के भीतर एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपना त्याग पत्र देना होगा, प्रस्तुत करना होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार किसके अनुरोध पर पंचायत क्षेत्र के नामों में परिवर्तन कर सकती है? संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर, क्षेत्र पंचायत के अनुरोध पर, संबंधित विभाग के मंत्री के अनुरोध पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर संबंधित जो ग्राम पंचायत है वो मीटिंग करके सारे अपने ग्राम पंचायत सदस्यों से ग्राम सभा की मीटिंग कर और सरकार से अपने गांव का नाम परिवर्तन करवाना चाहती है तो वो ग्राम पंचायत के अनुरोध पर ही हो सकता है। तो पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस ग्राम पंचायत में
किसी ग्राम पंचायत में जिसकी जनसंख्या 1000 है तो वहाँ पर कितने सदस्य होंगे। अगर वार्ड सदस्य जो होते हैं तो कितने सदस्य होंगे अगर उस गांव की जनसंख्या 1000 है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 1000 तक जनसंख्या के लिए 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। और 1000 से 2000 पर 11 होते हैं, 2000 से 3000 पर 13 होते हैं, 3000 से 5000 पर 15 होते हैं और 5000 से अधिक होने पर 17 सदस्य होते हैं। ये आज हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उसके बाद हम कल के प्रैक्टिस सेशन में आगे के क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। कुछ कमियां रह जाए या वीडियो अच्छी लगे या कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हिंद।